हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम पॉइंट। फिर से हम लोग हाजिर हैं एनटीपीसी, एएलपी, जेई टेक्नीशियन, आरपीएफएसआई, कांस्टेबल, इससे संबंधित जो हाल में ही पूछे गए प्रश्न हैं उसे लेकर हम हाजिर हैं। तो हम एक पूरा स्टैटिक जीके है, ओनली हम स्टैटिक जीके को देखने वाले हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो लगभग 50 क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल रामबाण है। अब पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें जिससे उनको बेनिफिट हो। तो चलिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न में से कौन सा विकल्प हवा के धूल और धूरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो कौन सा? तो टिंडल प्रभाव करेगा। ठीक, हवा के धूल और धूरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करेगा टिंडल प्रभाव। ठीक है, देख सकते हैं। जब प्रकाश किरण कुल पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित शून्य कणों से टकराता है तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, तो इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए जंगल में कुहासे में जल सूक्ष्म बूंदों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, पहला। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा गया है? चालू अर्थव्यवस्था संस्था किस समिति को कहा गया है? तो यहाँ देख सकते हैं अनुमानित समिति। चालू अर्थव्यवस्था समिति, अनुमानित समिति। चालू अर्थव्यवस्था समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। यह अस्थायी मध्यवर्तीता समिति के रूप में कार्य करती है। इसे अनुमानित समिति भी कहा गया है। ठीक, चालू अर्थव्यवस्था समिति, अनुमानित समिति। तो 2 का डी इज करेक्ट। 3 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? जो बैडमिंटन खेल है निम्नलिखित से किस संबंध से? तो ड्रॉप शब्द से संबंधित है। बैडमिंटन शब्द ड्रॉप से है। ड्रॉप शब्द बैडमिंटन से संबंधित है। इस शॉट में गेंद को अपेक्षाकृत धीरे मारा जाता है और इसमें गेंद नेट के ठीक ऊपर और करीब गिरे। यह रणनीतिक रूप से एक हिट होता है। ठीक है, तो बैडमिंटन ड्रॉप। तो डी 3 का सी। 4 नंबर प्रश्न। जब 4 नंबर, राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? राष्ट्रपति जो है, जो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? तो ये देख सकते हैं स्टार दिया हुआ है। किसकी सिफारिश? मानवाधिकार आयोग को किसकी सिफारिश? हमको लग रहा है यहाँ पर राज्यपाल होना चाहिए। देखते हैं आगे। राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार सदस्यों को राज्यपाल की सिफारिश हटा सकता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी में हो जाता है, हटा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विशेष समिति के सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार 3 सदस्यीय निकाय, याद रखना, राज्य मानवाधिकार 3 सदस्यीय आयोग होते हैं जिनमें 2 सदस्य व 1 अध्यक्ष होते हैं। आयोग विकल्प ए को सही माना गया है। तो 4 का ए द करेक्ट। 5 नंबर देख सकते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय किसने दिया था? कौन सा राजवंश था? देखते हैं इसको यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिजेशियन जो वास्तुकला शैली का जो परिचय देता है। चालुक्य वंश की भारतीय शाही राजवंश था जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया और इस वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 में, ठीक है, 543 में किया। ठीक है, चालुक्य वंशीय शासक ने सिजेरियन शैली वास्तुकला का परिचय दिया। ज्ञातव्य है कि चोल वंश दक्षिण भारत का राजवंश है जिसकी स्थापना विजयालय ने किया था। चलिए, तो यही था 5 का बी। 6 नंबर देख सकते हैं हम लोग। 6 नंबर, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की संख्या होती है। जो परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की संख्या होती है तो कितनी की संख्या होती है? तो प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक, प्रोटॉन की यह संख्या होती है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। जब किसी वस्तु को उसके
पतले अक्षरों में बनाया जाता है। जब किसी वस्तु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको वृद्धि कहते हैं, ठीक है, उसको वृद्धि। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। भंगुर पदार्थ बल देने पर या विकृति करने पर टूट जाता है। उपजाऊ मिट्टी का गुण इसमें फसल प्रतिरूप और उत्पादन अच्छा होता है, ठीक है। तो 7 का सी। 8 नंबर देख सकते हैं, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद डैश से हटा दिया जाता है। तो हो जाएगा सामग्री और त्वरण, ये दोनों से सी द करेक्ट होगा 8 का। न्यूटन के गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद सामग्री और त्वरण को हटा दिया जाता है। तो दूसरे शब्दों में किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला बल वस्तु के रैखिक संवेग के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, अर्थात F बराबर ma हो जाएगा, ठीक है, F बराबर ma। सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से डैश में पाए जाते हैं। सुगंध देने वाले जो फूल मुख्य रूप से कहाँ पाया जाएगा? तो देखिए केसर में, ठीक है, केसर एक सुगंध देने वाला पौधा होता है। इसके पुष्प की वर्तिकांग को केसर, कुमकुम, जफरान कहते हैं। केसर का वनस्पति का नाम होता है कोक्रस स्टाइवस एरिडेसी परिवार का यह लगभग 80 प्रजातियों में विश्व के विभिन्न भूभागों में पाया जाता है, ठीक, 80 प्रजातियों में विभिन्न भूभागों में। तो 9 का सी द करेक्ट आंसर। 10 देख सकते हैं, भारत के किस राज्य में जवारी और सेवारायन पहाड़ी स्थित है? ठीक है, सी तमिलनाडु में है। तो सेवराई की पहाड़ी होगा, ये सब देना चाहिए। तो सेवराई की पहाड़ियाँ और जवारी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह तमिलनाडु राज्य की प्रमुख पहाड़ी है। यह दोनों पहाड़ियाँ दक्षिण के पूर्वी घाट के समांतर पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट क्रमशः दक्कन के पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिन्हित करता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे होते हैं, ठीक है। चलिए 11, ध्वनि की गुणवत्ता इसके डैश के द्वारा निर्धारित है। ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा? तो फ्रीक्वेंसी से। ध्वनि की गुणवत्ता उसके फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है, जबकि ठोसों में यह अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में संचरण करती है। ठोस में अनुदैर्घ्य, ठीक है। 11 का सी। 12 को देख सकते हैं, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? पाल साम्राज्य के संस्थापक पूछ रहा है तो ये गोपाल हो जाएगा, पाल का गोपाल हो जाएगा। पाल सातवाहन का सिमुख था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। इस वंश को संस्थापक गोपाल था। इस वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था। पाल शासकों ने लगभग 4 सदी 750 से 1174 तक शासन किया। पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को अत्यधिक संरक्षण मिला हुआ था, सही बात है। 13, ट्रॉफी के संदर्भ में MVP शब्द का पूछ रहा है। MVP शब्द का पूछा जा रहा है, ठीक है। MVP शब्द का मतलब पूछा जा रहा है, ठीक है। MVP शब्द इसका हो जाएगा अधिकतम मूल्यवान खिलाड़ी, MVP, ठीक है। ट्रॉफी में MVP शब्द का पूरा नाम होता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी एक प्रशंसक और पुरस्कारक होते हैं जो गेम चेंजिंग उत्कृष्टता के लिए पहचाने हेतु जाने जाते हैं। तो 13 का सी। 14 देख से मिलिंद पिन्हो पाठ किससे संबंधित? मिलिंद पिन्हो पाठ जो है किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। मिलिंद पिन्हो एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना का लगभग 100 ईसा पूर्व, जिसमें बौद्ध भिक्षुक नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच संवाद का वर्णन है, ठीक है। मिलिंद पिन्हो, नागसेन और मिलिंद पिन्हो के बीच का ही संवाद है। 1015 देख सकते, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले थे? तो यही वास्को डिगामा को। तो 15 के यहाँ देख सकते हैं। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत की खोज के लिए निकला और यह 1498 को केरल में कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। वास्को डिगामा समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय नाविक था। 16 देख सकते हैं, हैंडबॉल खेल के खेल को डैश कहा जाता है। हैंडबॉल खेल को कोर्ट कहा जाता है। हैंडबॉल सी हो जाएगा 16 का सी। हैंडबॉल खेल के मैदान को कोर्ट के नाम से जाना जाता है। कोर्ट 40 फीट लंबा 20 फीट चौड़ा होता है। ट्रैक रेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक। 17, पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो यह हड़प्पा संस्कृति। पशुपति किस काल से मनाया जाता है? हड़प्पा संस्कृति से संबंधित था। हड़प्पा संस्कृति में पशुपति नाथ का आराधना की जाती थी।
सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। लगभग 250 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। पशुपति पूजा इस काल की मुख्य धार्मिक नृत्य है। ज्ञात है 1921 के दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी हड़प्पा की। 18 निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है? संक्रामक जो फैलता है टाइफाइड जो है संक्रामक बीमारी, बाकी लोग संक्रामक बीमारी नहीं है। संक्रामक रोग विभिन्न रोगजनक सूक्ष्म जीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक आदि अन्य परजीवियों के कारण होने वाले होते हैं। टाइफाइड सालोमोना बैक्टीरिया से फैलता है। टाइफाइड होता है जिसमें विडाल टेस्ट होता है और इस बैक्टीरिया का नाम पूछा जाएगा तो सालोमोना बैक्टीरिया, ठीक है। सालोमोना बैक्टीरिया से फैलने वाला एक गंभीर बीमारी है। यह खाने पीने के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इससे बचाव हेतु टीका भी उपलब्ध है। हीमोफीलिया और कैंसर, गठिया संक्रामक रोग नहीं है। तो 16 का 18 का सी। 19 निम्नलिखित में से कौन तारा सबसे करीब तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो सबसे करीब। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जिसका वैज्ञानिक नाम सेंचुरी सी है। यह तारामंडल में स्थित एक लाल बौना तारा है, जो लाल बौना तारा है। सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के सबसे करीब नज़दीकी तारा है। दूरी इसका होगा 4.24 प्रकाश वर्ष दूरी है। यह सेंट्रोस तारामंडल में, सेंट्रोस के तारामंडल में ही स्थित है प्रॉक्सिमा, ठीक। 20 नंबर देख सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति स्रोत के अति प्रयोग को, सार्वजनिक संपत्ति स्रोत स्रोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी कहा गया, ठीक है। सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी कहा गया, इसको देख सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग से सार्वजनिक स्रोतों के अति दोहन हो जाते हैं। इससे भविष्य में संसाधनों की कमी होती है। सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण के लिए लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1894 लागू हुआ था। 1884 लागू हुआ था। 21 नंबर संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? तो कौन होगा इसको देख सकते हैं। तो इसका लोकसभा उपाध्यक्ष होगा। जब नहीं रहेगा तो लोकसभा उपाध्यक्ष होगा। संसद का संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति करेगा, ठीक है। और संयुक्त सत्र का आह्वान राष्ट्रपति बुलाता है, बिल्कुल सही है। पहले तो करेगा अध्यक्ष, फिर करेगा उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर, और नहीं रहेगा तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। उसको बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, सही। 22 नंबर देख सकते। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मरियम थंगावेल्लु दक्षिण भारतीय उच्च जंपर ऊंची कूद और रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। मैरी कॉम भारतीय मुक्केबाज हैं, ये मणिपुर की निवासी है। दीपा कर्माकर जो है जिम्नास्टिक खेलती है। हिमा दास भारतीय धावक है। चलिए 23 नंबर कोशिका के विभाजन में जन कोशिका की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है। तो 2 समानों में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। तो कोशिका विभाजन में जनन कोशिका का एक मूल कोशिका के 2 समान मूल में विभाजित हो जाता है। और कोशिका शरीर की मूल इकाई, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो डी देख सकते हैं, भरत मुनि। नाट्यशास्त्र भरत मुनि है। नाटकों के संबंध में मूल संरचना और शास्त्रीय जानकारी नाट्यशास्त्र में उपलब्ध है। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। भरत मुनि का जीवन काल 400 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक रहा है। हाँ, सारंगदेव भारत के संगीत शास्त्री थे और जिन्होंने संगीत रचनाकार महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। 25 नंबर अंतर्राज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो गृह मंत्रालय, ठीक है। गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद आते हैं। अंतर्राज्य परिषद गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 में, याद रखना है। अब पहली बार जून 1990 में इसकी स्थापना की गई थी, अंतर्राज्य परिषद, ठीक है। यह एक सलाहकारी निकाय है जिसका कार्य संघ और राज्यों के बीच समान हित के विषयों पर जाँच और चर्चा करना है, ये भी सही है। थालघाट मुंबई और डैश को जोड़ता है, थालघाट और नासिक, ठीक। मुंबई और नासिक को जोड़ता है थालघाट, ठीक है। पालघाट यही नासिक को पुणे से जोड़ता है। तो थालघाट प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख दर्रा है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। इससे होकर मुंबई कलकत्ता मार्ग गुजरती है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ती है। 26 27 देखिए। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप के संदर्भ में नहीं है? ईरानी ट्रॉफी है, कलिंग कप नहीं है।
रणजी और देवधर है, ये तीनों ईरानी रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से है, लेकिन कलिंग कप का संबंध फुटबॉल से होता है। यह भारत के उड़ीसा राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला कलिंग जो अजमेर करते फुटबॉल टूर्नामेंट है। ईरानी कप, रणजी और देवधर ये क्रिकेट से था। ठीक है, 28 देख सकते। पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद है? ठीक है, तो पुरुषों में जाने को XY होता है, महिलाओं में XX होता है। चलिए, जो 22 जोड़े होते हैं, लास्ट में जो होता है लिंग निर्धारक होता है, टोटल 46 होते हैं। 29 नंबर, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ देख सकते हैं संघीय रूप से प्रशस्ति विधि रूप वहाँ प्रयोग होता है भारत, बेल्जियम और स्पेन में। ठीक है, भारत, बेल्जियम, स्पेन में संघीय रूप से शासित व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय शासन व्यवस्था का तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है। यह व्यवस्था केंद्रीकृत न होकर संघवाद पर आधारित है। भारत का संघीय प्रणाली कनाडा से है। कहाँ से है? कनाडा संघीय प्रणाली लिया गया है। 30 देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी? पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया था? देख सकते हैं, पाटलिपुत्र का स्थापना अजातशत्रु ने किया था। किसने? अजातशत्रु। पाटलिपुत्र की स्थापना गलत दे रहा है, लेकिन 5वीं शताब्दी में ऑप्शन उसके हिसाब से नहीं है तो सही, अजातशत्रु ही दिया था। ठीक है, उस ऑप्शन के हिसाब से। इसका स्थापना 5वीं शताब्दी में हुआ था। किसने किया था? जानवे करते हैं, पाटलिपुत्र प्राचीन नाम पटना है। 5वीं शताब्दी अजातशत्रु द्वारा की गई थी। उसके पुत्र उद्यन ने इसे मगध की राजधानी बनाई। उद्यन सही बात, राजधानी बनाया था और यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व बना रहा। वर्तमान में पटना पाटलिपुत्र के स्थान का नवीन शहर है। सही बात है। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आकस्मिक जानवे करते हैं 267। आकस्मिक निधि का संबंध 267 आर्टिकल से है। आकस्मिक निधि 267 संविधान का अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। 263 केंद्र राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद बताए थे। और 280 वित्त आयोग का गठन। 266 भारत में संचित निधि। ठीक है, चलिए। नाइजर और जिम्बाब्वे में किस महाद्वीप के देश हैं? नाइजर और जिम्बाब्वे में किस महाद्वीप के देश हैं? ठीक है, तो ये अफ्रीका है। ठीक है, नाइजर अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसकी स्थापना नियामी, इस देश का नाम नाइजर नदी पर वही पड़ा है। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जाम्बेजी और लिम्पोपो नदियों के बीच में स्थित स्थूल रुद्ध लैंडलॉक देश है। ठीक, चलिए, तो 32 का आपको डी अफ्रीका हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष के बारे में बता रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी द कर। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य, जो उच्च न्यायालय से रिटायर होगा वही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनेंगे। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही सामान्यतः राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विधानसभा विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं। इसकी अनुशंसा पे ही राज्यपाल द्वारा करते हैं। 34 निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? अंतिम मौर्य राजा कौन हो जाएंगे? तो यही बृहदत्त नहीं होगा, बृहदत्त होगा। बृहदत्त, हाँ, बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, जिसने 187 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य राजवंश प्राचीन राज्यों में से एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश 137 वर्षों तक, इंपोर्टेंट है, 137 वर्षों तक शासन किया था। चलिए, 35 निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? नदी बंदरगाह कौन हो जाएगा? तो कोलकाता का जो हुगली है। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह है, 205 छोटे बंदरगाह है। पश्चिमी तट पर मुंबई, कांडला, कोच्चिन आदि बंदरगाह। पूर्व में चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप, कोलकाता आदि बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, जबकि कोलकाता बंदरगाह नदीय बंदरगाह है। ठीक है, चलते हैं। 36 किस राज्य में मधुबनी चित्रकला? सबको मालूम है, बिहार में है। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले की प्रसिद्ध चित्रकला है। चित्रकला मिथिलांचल संस्कृति को दिखाया गया है। मधुबनी चित्रकला ज़्यादातर प्राचीन महाकाव्य से प्राकृतिक दृश्य और देवताओं के साथ पुरुष और उनके संयोग को दर्शाती है, जिसमें भित्ति पर चित्रों को उकेरा जाता है। चलिए, 37 कई आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रारूप या सफ़ेद वक्र कहेंगे। हमको लग रहा है, देख रहे हैं, प्रारूप कहेंगे इसका। देखते हैं, सॉरी आंसर। कई आकृति को ना, देखिए, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ध्वनि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा ध्वनि संचरण संभव है। इसकी आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। वॉइस होगा, सही बात, वॉइस होगा इसका। 38 देखिए, निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? तो अटलांटिक महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है। अब इसका देखिए एक्सप्लेनेशन। अटलांटिक महासागर इसकी सबसे लंबी तटरेखा होती है। यह व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्र दोनों के लिए सबसे व्यस्त माना गया है, क्योंकि यह समुद्री मार्ग के 2 सबसे बड़े औद्योगिकी क्षेत्रों को जोड़ता है। अंटार्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। उत्तरी ध्रुव इस महासागर के बीच में स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिक
पृथ्वी के दक्षिणतम महाद्वीप है, इसमें दक्षिणी ध्रुव की और अंतर्निहित भी है। 2011 जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितना है, तो 31.6% हो जाएगा। कितना, तो 31.6%। शहरी जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या 31.16%, ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता 74.04%, पुरुषों की संख्या 82.14%, महिलाओं में 65.6%, लिंगानुपात 943 है और जनसंख्या है 382। 40 देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन है। यह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। संविधान का अनुच्छेद 323(a) के तहत संसद ने वर्ष 1950 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो कर्मियों के मामले में निवेश रूप में भर्ती, प्रशिक्षण, कैरियर विकास, कर्मचारी कल्याण के साथ साथ सेवानिवृत्ति के बाद भी मुद्दों पर देखरेख करती है। 41 निम्न में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है? तो बांगर भरा हुआ क्षेत्र तराई क्षेत्र है। बांगर या बांगर मिट्टी एक प्रकार है जो तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। यह उपजाऊ क्षेत्र भारत, नेपाल, भूटान आदि में स्थित हिमालय के समांतर दक्षिण क्षेत्रों में स्थित है। ऊंचे घास के मैदान, झाड़ियाँ, सवाना, साल, जंगल, मिट्टी से भरपूर दलदली क्षेत्र प्रमुख इसकी विशेषता है तराई वाला। चलते चलते तो वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाया जाता है? वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाया जाता है? तो पेड़ को वृक्षासन, पेड़ के समान खड़े होने वाला योगासन है। वृक्षासन दो शब्दों से मिलकर बना है, वृक्ष अर्थात पेड़ और आसन अर्थात मुद्रा। वृक्ष की मुद्रा में खड़ा रहना इस योग का ध्यान योग भी कहलाता है। सही है। तो 42 का बी। डोली कुनीथा जो है एक प्रकार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कर्नाटक का हो जाएगा। डोली कुनीथा कर्नाटक का एक प्रमुख लोकप्रिय नृत्य है। यह एक समूह नृत्य है जिसमें 12 से 16 लोग शामिल होते हैं। इसके माध्यम से वीरेश्वर देवता भगवान शिव का एक रूप है, इसकी पूजा करते हैं। यक्षान, वीरगासे, नागमंडला अन्य कर्नाटक के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। 44 भारतीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ है? तो जानते ही हैं 1993 में। तो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जानते हैं एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका गठन 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। यह एक बहुराष्ट्रीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 पूर्वकालिक सदस्य, मतलब 6 और 2 डिम्ब सदस्य होते हैं। टोटल 8 होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 और 70 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो। वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा पहले का है। तो इसको हम फिर से बताते हैं। इसका गठन हुआ था 28 सितंबर 1993 को और 12 अक्टूबर 1993 को अधिनियम बन गया था। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 5 अन्य पूर्वकालिक सदस्य होते हैं और 2 डिम्ब सदस्य होते हैं। टोटल 8 को। आयोग के अध्यक्ष 5 और 70 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो इसके लिए। 45 भारत नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो वास्तुकार जानवे करते हैं PC महालनोबिस। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में PC महालनोबिस को जाना जाता है। प्रकाश चंद महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और संख्याविद है। उन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने हेतु जाना भी जाता है। इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग के रूप में जाना जाता है। तो 45 का सी। 46 बहुत कम विक्रेता और अधिक विक्रेता किस बाजार का लक्षण है? तो अल्पकालिक बाजार का लक्षण है। बहुत कम विक्रेता और अत्यधिक विक्रेता अल्पकालिक बाजार का प्रमुख विशेषता है। इस बाजार में कम विक्रेता आपसी गुट के माध्यम से मूल्य निर्धारण कर वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इसमें वस्तु समरूप या विभेदीकरण होते हैं। 47 भारत सरकार डैश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। किसके माध्यम से भारत सरकार खाद्यान्न खरीदेगा? तो यहाँ देख सकते हैं, ये भारतीय खाद्य निगम के तहत खरीदते हैं। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम के तहत क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो ए भारतीय खाद्य निगम का स्थापना अधिनियम, खाद्य अधिनियम 1964 के तहत हुआ था, 65 में, खाद्य सुरक्षा हेतु। ठीक है, इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, बिक्री करना है। खाद्यान्नों के कार्यात्मक बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाकर राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 48 महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है। देखते हैं बहुत भी है। इसका स्थापना 2005 में हुई। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2005 में अधिनियमित किया गया। इस योजना के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के व्यक्ति को 100 दिनों का काम उपलब्ध कराती है। वर्तमान में यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्र के कुछ जिलों से छोड़कर संपूर्ण देश में लागू है। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? यह भी एक क्वेश्चन है। 326 BC में किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया। पर्सिया पर अधिकार कर लेने के बाद सिकंदर ने भारत के उत्तरी पश्चिम भाग पर आक्रमण किया।
पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध वितास्ता का युद्ध, जिसे हायडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें पोरस की हार हुई थी। पोरस को हरा दिया था उसने। 19 महीने तक भारत में रहा था सिकंदर। भारत में ये पूछता भी 19 महीने तक रहा। 325 में पूर्व में ही सिकंदर और उसकी सेना पश्चिम की ओर लौट गया था। फिर किस बिल के बिना भारत सरकार को सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? चाहिए किसी बिल के बिना भी भारत सरकार सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है, यह बात का बताया जा रहा है। तो ये हो जाएगा विनियोग विधेयक के बिना पैसा निकाल सकती है। सरकार द्वारा संचित निधि सामूहिक कोष में से रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है। विनियोग विधेयक। इस बिल के बिना भी सरकार संचित निधि से पैसे निकाल सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक का प्रावधान करता है तथा अनुच्छेद 266 भारत के संचित निधि का भी प्रावधान। तो चलिए 50 क्वेश्चन आज के लिए हम लोग का होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।